गुजरात के वडोदरा में स्कूली बच्चों से भरी नौकाहरिणी झील में पलटने से 23 बच्चे समेत 4 अध्यापक डूबे, 2 शिक्षकों समेत 9 बच्चों की मौत की खबर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 22 जनवरी को सरकारी दफ्तरों को आधे दिन बंद रखने का आदेश जारी किया गया। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अहम बैठक समाप्त, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर हुई चर्चा, दिग्गज रहे मौजूद। प्रयागराज में परेड मैदान में आयोजित किसान महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का ऐलान, कहा गन्ना मूल्य बढ़ोतरी नाकाफी, 26 जनवरी को निकालेंगे देश भर में ट्रैक्टर परेड। ज्ञानवापी की सील वजूखाना की सफाई पर हाईकोर्ट का आया फैसला, 20 जनवरी को होगी वजूखाने की सफाई। जिला प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम पक्ष के दोनों लोगों की बैठक बुलाई। हवा में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर से ग्रेप 3 की पाबंदियों को हटाया। अब दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर लगी रोक हटी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के नरेला इलाके में मेयर शैली ओबेरॉय ने सफाई का निरीक्षण किया है। दिल्ली का देहात इलाका होने के नाते यहां पर आम आदमी पार्टी के 3 निगम पार्षद हैं। उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि अपने वार्ड को सफाई के मामले में नंबर 1 पे रखें। इसी तरह दिल्ली को चमकाने का जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, MCD ने फैसला लिया है, उसका साथ दें और जनता से भी अपील की कि साफ सफाई अपने एरिया में सुचारू रूप से रखें, ताकि भविष्य के अंदर देहाती इलाका लगातार शहर की तरह चमकता नजर आए। अब बात अगली खबर के फतेहाबाद से। अगली खबर, सड़कों पर छाया घना कोहरा, रोड पर सफर करने वाले परेशान। आपको बता दें, धुंध के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। किसानों के चेहरे पर धुंध को लेकर खुशी जरूर है, क्योंकि गेहूं के लिए ये धुंध और कोहरा बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए किसानों के चेहरे पर इस धुंध और कोहरे से चमक जरूर देखने को मिल रही है। बाकी आम जनजीवन इस सर्दी और कोहरे से परेशान नजर आ रहा है। सड़कों पर सफर करना खतरे से खाली नजर नहीं आ रहा है। धुंध के कारण लगातार एक्सीडेंट की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़कों पर कोहरा छाने से यातायात पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। आपको बता दें, धुंध के कारण फसलों को जरूर फायदा होता नजर आ रहा है। आलू की फसल को हालांकि जरूर नुकसान है, लेकिन अगर गेहूं की फसल की बात की जाए तो गेहूं की फसल को यह कोहरा और धुंध काफी फायदेमंद है। अब रुक करेंगे अगली खबर का चंडीगढ़ से। अगली खबर है, 24 जनवरी को चक्का जाम करने का फैसला लिया गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर लंबे आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। मानी गई मांगों पर अभी तक परिपत्र जारी नहीं हुआ है। मांगे पूरी नहीं होने पर लंबे आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। इस वक्त की अहम खबर चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर लंबे आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। 24 जनवरी को चक्का जाम करने का फैसला किया गया है। इस वक्त की अहम खबर, मांगे पूरी नहीं होने पर लंबे आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें, जो मांगे अभी तक मानी गई थी उन पर परिपत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसके बाद अब बड़े आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ से यह खबर आपको दिखा रहे, 24 जनवरी को चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। मांगे पूरी न होने पर लंबे आंदोलन की चेतावनी जारी की गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अंबाला से है। राजकीय स्कूल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बुधवार को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विज ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलवाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम विश्व में ऊंचा करने का काम किया है। हर भारतवासी को आज विदेशों में पूरा सम्मान और मान मिल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। हर भारतवासी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह व जोश में है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध करवा रही है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की बैठक ली है, जिसमें प्रदेश भर से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं ने हिस्सा लिया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं ने आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिस्सा लेते हुए तमाम योजनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा महिलाओं को मिल रहे सरकारी योजनाओं के फायदे के बारे में भी जानकारी एकत्रित की गई और किस तरह से इसे और बेहतर बनाया जा सके, इस पर भी सुझाव दिए गए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रदेश भर में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। यही नहीं, प्रदेश की बहनें आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं। मैं ये मानता हूँ कि पहली बार मैंने देखा है कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण किया है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बड़ी गति से उन तक लाभ पहुँचे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारी वो बहनें जुड़ती हैं जो बहुत नीचे से, जिनके पास काम खड़ा करने के लिए भी इनकम नहीं होती है। पूर्व की सरकारें कांग्रेस के समय के अंदर खाली योजना बना करके उसको छोड़ देते थे और वो इतने लंबे समय के अंदर जब से ये योजना बनी होगी मात्र 1200 के करीब में सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा के अंदर थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 22 जनवरी को होने वाली श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। हर कोई भगवान श्री राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पूरे देश के मंदिरों, धार्मिक स्थलों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्राचीन श्री खेड़ा मंदिर जगाधारी और श्री गौरी शंकर मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। कड़ाके की ठंड और धुंध के बीच भगवान श्री राम के जय घोष के साथ कैबिनेट मंत्री और सभी ने उत्साह और जय और जोश के साथ सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने कहा कि आज पूरा देश राममय है। 5 वर्षों के बाद आज हर देशवासी का सपना पूरा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी श्रद्धा है मंदिरों के प्रति, हमारे देवालयों के प्रति, उनमें सभी लोग राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा रही तो उस विचार की भी प्राण प्रतिष्ठा होने लग रही है कि उस विचार को और मजबूत करें। जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है कि हम अपने मंदिरों में जाएं, वहाँ सफाई करें और सारी व्यवस्थाओं को ठीक करें। मैं समझता हूँ तभी उसका लाभ है। जिस तरह बड़ा एक आंदोलन चला और इस आंदोलन में इतनी सहभागिता रही, इतने लोग हैं जिन्होंने अपने बलिदान भी दिए, तो उसका ये है कि केवल एक मंदिर नहीं, केवल अयोध्या के ही राम मंदिर नहीं, बल्कि सारे मंदिरों की भी हम उसी प्रकार से चिंता करें। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक भाजपा द्वारा देश के धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी व थानेश्वर विधायक सुभाष सुधा ने न्यू कॉलोनी थानेश्वर स्थित सनातन मंदिर में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। सांसद नायब सिंह सैनी व विधायक सुभाष सुधा ने मंदिर परिसर व मंदिर के बाहर सफाई कर लोगों से धार्मिक स्थलों की सफाई करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को दोबारा से दिवाली मनाई जाएगी। सभी लोग अपने घरों की सफाई करें और धार्मिक स्थलों की भी सफाई करें और धार्मिक स्थलों पर लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाए और सभी अपने अपने घरों में 22 जनवरी को कम से कम 5 दिए जरूर जलाएं। देश के लोगों से आह्वान किया है कि 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, लोहड़ी का महापर्व और 22 जनवरी तक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर हो रही है। हम सभी तीर्थ स्थानों को वहां पर स्वच्छता अभियान चलाएं। हमारे जो मंदिर हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, उन सब में स्वच्छता करें और वहाँ पर स्वच्छता के साथ साथ लाइटिंग की व्यवस्था वहाँ पर हो। और 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसको एक
दीपावली के उत्सव के रूप में हम सब मनाएं। मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर सभी मंदिरों की आज सफाई व्यवस्था का जो अभियान चलाया गया है, उसके तहत आज आदरणीय बड़े भाई श्री नायब सिंह सैनी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनके मार्गदर्शन में 2 मंदिर, सनातन धर्म मंदिर और हनुमान मंदिर में आज सफाई व्यवस्था का ये अभियान चलाया गया है। किस प्रकार से मैं कहूँगा भगवान राम की अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके लिए मैं कहूँगा आज उनको लेकर किस प्रकार से लोगों के अंदर जोश है। और आज देखो किस प्रकार से जय श्री राम के नारे लगाकर लोग सुबह 6 बजे यहाँ उठकर आए और यहाँ पर सफाई व्यवस्था का अभियान चलाया। और मैं कहूँगा आने वाली 22 तारीख को जनता से हाथ जोड़ के अपील भी करूँगा, 22 तारीख को अपने घरों के अंदर किस प्रकार से जिस प्रकार से दीपावली का हम अवसर बनाते हैं उसका। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां 21 जनवरी को थानेश्वर अनाज मंडी में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। जन आक्रोश रैली का न्योता देने के लिए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र में पहुंचे और सभी वकीलों से रैली में शामिल होने का न्योता दिया। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष 2 पक्ष होते हैं और जब सत्ता पक्ष लोगों के बारे में सोचना छोड़ दे तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वह लोगों के अधिकार और हित की रक्षा करे। और इसी को लेकर आज मौजूदा सरकार ने लोगों के अधिकारों व हितों का हनन किया है, जिसको लेकर आज जनता में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि यह जन आक्रोश रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। हम सभी साथी जो यहाँ मौजूद हैं बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित हैं और हमें भी इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा चाहिए। तो मैं सभी अपने वकील साथियों से आग्रह करता हूँ कि आने वाली 21 तारीख को होंगे और सभी वकील साथियों का लगभग सुझाव है कि हम प्रदर्शित कर सकें। हम रुक करेंगे अगली खबर का। सर्दियों के मौसम में कड़ाके की ठंड के बीच रैन बसेरे बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं, लेकिन पिछले दिनों से कुरुक्षेत्र के रैन बसेरों का खस्ता हाल देखने को मिला है, जिसके बाद कुरुक्षेत्र के अनेक मीडिया संस्थानों ने रैन बसेरों की खस्ता हाल की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कुरुक्षेत्र प्रशासन हरकत में आया और रैन बसेरों को दुरुस्त करने का काम किया। जो लोग पहले खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर थे, अब सर्द रातों में ये रैन बसेरों में उन लोगों के लिए ये रैन बसेरे सहारा बने हैं, जिसके बाद इन लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। देखिए, बड़ा सराहना कार्य है सरकार का कि सरकार ने इन रैन बसेरों की सुध ली है, क्योंकि सर्दी बड़ी कड़ाके की सर्दी जो है वो इस वक्त पड़ रही है, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो गया, लगभग 3-4 डिग्री का टेम्परेचर है। और ऐसे में गरीब आदमी के लिए रात काटना कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत का काम है। और मैं कुछ दिन पहले अखबार पढ़ रहा था, 4 लोगों की मृत्यु भी जो है इन रैन बसेरों के आसपास हुई है, क्योंकि रैन बसेरों में व्यवस्था नहीं थी और रैन बसेरे कहीं ना कहीं गंदगी का शिकार भी थे। मैं तो बहुत ही सरकार का, भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार का बड़ा धन्यवादी हूँ कि इन्होंने जो इन रैन बसेरों की सुध ली है, पेंट वगैरह किए हैं, इनमें लाइटों का इंतजाम किया है, गद्दे वगैरह इनके अंदर डाले हैं। क्योंकि मैंने बताया कि धुंध और कोहरे का कहर जो है खाली कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां अशोक तंवर द्वारा आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने पर भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि भाजपा के दरवाजे सबके लिए खुले, जो व्यक्ति आना चाहता है चाहे उसका स्वागत है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई संकल्प यात्रा आज पेहवा के गांव बल्की पहुंची और इस यात्रा में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने शिरकत की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा जनता के लिए किए गए विकास कार्यों की सराहना की। गांव-गांव के अंदर जाकर के गरीब व्यक्ति को ढूंढ वोट ले लेती थी, गरीब व्यक्ति वोट दे देता था और वोट दे करके सरकार को ढूंढता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी और गरीब व्यक्ति मायूस हो जाता था, उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती थी। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों का विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के गांव-गांव में मोदी की गारंटी की वैन ये घूम रही है। स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा को रिव्यू करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस यात्रा के बीच में लोगों से संवाद करते हैं। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा डायरेक्ट देश के विभिन्न स्थानों के ऊपर संवाद किया है। मोदी जी की
जो सोच है, मोदी जी का जो विजन है, उन्होंने 2014 में एक बात कही थी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, और वो 100% आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। मैं देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। नहीं, मैं ये भी देखता था कि सरकार नारा देती थी गरीबी हटाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत आज से शहरी क्षेत्रों में भी हो गई है। आज से ये यात्रा शहर के मनमोहन नगर इलाके में पहुंची। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा मौके पर अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक असीम गोयल ने शिरकत की। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और लाभार्थियों ने भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जमकर तारीफ की। विधायक ने कहा कि एनडीसी, पेंशन, आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याएं अधिकतर सामने आ रही हैं, जिनका मौके पर ही निपटान किया जा रहा है। ये तो परंपरा है जी यहाँ की। हम शपथ लेते हैं कि भारत को अब रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में वेस्ट मदर अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने वेस्ट मदर अवार्ड कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वल्लभगढ़ की सीडीपीओ सुशीला सिंह ने बताया कि हर साल ये कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आयोजित किया जाता है, जो हरियाणा सरकार के सानिध्य में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजना है, जिससे महिलाओं का उत्साह बढ़ाना है। इसका मकसद उत्साह बढ़ाना है महिलाओं का। वही इस कार्यक्रम के माध्यम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज जीतने वाली महिलाओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि आज वो बेहद खुश हैं कि प्रतियोगिता में न सिर्फ उन्होंने भाग लिया बल्कि इनाम भी जीता है। मैडम, आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, कौन से संस्था से? मैं रजनी भारज हूँ, फरीदाबाद से हूँ जी। और मदर टेरेसा क्लब हम चलाते हैं, जिसमें हमारे 54 लेडीज़ काम करती हैं। और यहाँ आने का बार बार हमें शशि सिंह जी मौका देती हैं। हमें नई नई चीज़ें आके यहाँ पता लगती हैं कि ये जो बच्चों के पोषण के लिए एनकरेज करती हैं अपनी लेडीज़ को, जो इनके वर्कर्स हैं, तो एक अलग सा ही अनुभव होता है यहाँ आके और एक सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो इनको एनकरेज करने के लिए हम अपनी तरफ से छोटा मोटा कुछ इनको गिफ्ट के रूप में देना पसंद करते हैं, ताकि इनका प्रोत्साहन लगातार बढ़ता रहे और ये हमें बार बार बुलाते रहे। जी हाँ। आपका? मेघा गोयल। मेघा जी, आज का जो कॉन्टेक्स्ट रखा गया है, तो किस तरीके से आप देखते हैं, कितना आपने जो है इस कार्यक्रम में जो है जो कॉन्टेस्ट है ना, मतलब इट गिव्स मदर्स की वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए, एक एक्टिवली मदर्स को भी बढ़ावा देता है कि आप भी फ्यूचर को अपना सिक्योर कर सकते हो, स्टैंड हो सकते हो अपने लिए। और सबसे बड़ी बात आई फील है कि मुझे एक आइडेंटिटी मिली एज अ मदर, जो मुझे एज अ मदर कभी कहीं आइडेंटिटी नहीं मिली, बट आई फील हैप्पी। अच्छा कहीं ना कहीं अनुभव रहा आपका? वेरी हैप्पी। तो क्या आपने सोचा था कभी इस तरीके से आपकी एक पहचान होगी, आप अलग से आज आपने जो प्राइज जीता है, कौन सा प्राइज? एज अ मदर आई डोंट थिंक सो कि मुझे आइडेंटिटी मिलेगी, बट हाँ, दिस प्लेटफॉर्म गिव्स मी आइडेंटिटी। कितना प्राइज मिला आपको? कौन सी रैंक आपने हासिल की? सेकंड। इससे पहले भी खेला था आपने? बोथ लेवल। इससे पहले भी कभी खेला था? हाँ जी। तो जीते थे आप पहले? नहीं, दिस इज फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर इंद्री से है, जहां पर पावर हाउस बिजली कर्मचारी की ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की यूनिट नंबर 1 करनाल के अंतर्गत आने वाली सब यूनिटों ने 4 फरवरी को रोहतक में हो रही सर्व कर्मचारी संघ की रैली के लिए तैयारी का बिगुल बजा दिया है, जिसकी अध्यक्षता यूनिट नंबर 1 प्रधान नरेश मेहला ने की व संचालन सब यूनिट इंद्री के प्रधान संटी कंबोज ने की, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के स्टेट चेयरमैन श्री देवेंद्र हुड्डा समेत सभी कर्मचारियों ने शिरकत की। पता है कि सरकार में अगर कहीं ना कहीं अपनी ताकत को हमने दिखाना है कि जो जनता और कर्मचारी विरोधी जो बिल जो लगातार लेके आ रही है, अगर उनके ऊपर हमने कोई रोक लगवानी है तो कर्मचारियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए तमाम कर्मचारी वहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में? जी,
पूरे हरियाणा में 4 तारीख को अग्रवास रैली के लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। तो 10 साल पूरे होने को ही है सरकार के, लेकिन कर्मचारियों को हमेशा धरने पर बैठा के रखा है। इस बारे में देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई बात है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से कर्मचारी नहीं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाओं हो, चाहे दलित हो, कर्मचारी तो लगातार आंदोलन पे है ही। लेकिन आप ये देखिए ना, मतलब कि कर्मचारी नहीं, इन्होंने वर्ग कोई भी छोड़ा नहीं, हर वर्ग है। अब कर्मचारी के अंदर तो ताकत है, तो इसलिए ताकत की हम लोग संगठनिक लोग हैं, पूरे देश में हमारा एक संगठन है। आज का जो प्रोग्राम है ये हमारा यूनिट नंबर 1 का है। इसमें तीनों सब डिवीजन है, इंद्री सब डिवीजन और गढ़ी सब डिवीजन और अमीन सब डिवीजन, तीनों का ज्वाइंट प्रोग्राम है। हमारी आने वाली 4 तारीख की जो रैली है जो जींद में होनी है, उसकी तैयारियों के लिए ये अपना प्रोग्राम चला हुआ है। और लगातार हमारे जो शिक्षक नेतृत्व है सभी सब डिवीजनों में जाके इसकी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो भी आप ले लो, पुरानी पेंशन की ले लो बात, पुरानी पेंशन रद्द हो, पुरानी पेंशन लागू हो, नई पेंशन जो एनपीएस है वो रद्द हो, और कच्चे कर्मचारी पक्के हो जो आज के टाइम में महकमों को बेचने का काम सरकार कर रही है। रुक रही अगली खबर का अम्बाला शहर के पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विभाग मंत्री बनवारी लाल की मौजूदगी में शिकायतें सुनी गई। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के विभाग के मंत्री ने बताया कि बैठक में कुल 15 शिकायतें आई थी, जिनमें से 11 की सुनवाई हुई और 4 को पेंडिंग रखा गया। वह ज़्यादातर शिकायतों का निपटारा किया गया। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी कई अधिकारी अपने वाहनों पर बत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि जिस किसी भी अधिकारी की गाड़ी पर इस तरह की बत्ती दिखती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज टोटल 15 कंप्लेंट्स थी, जिनमें से 11 को डिस्पोज ऑफ किया है और 4 को पेंडिंग रखा है नेक्स्ट मीटिंग के लिए। महिला ने भी सेम ऊपर आरोप लगाए हैं। देखो, उसकी इंक्वायरी हो गई है, डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी कर ली है, 2 बार इंक्वायरी कर ली है और उसको चार्जशीट कर दिया है। डिपार्टमेंट जो कर सकता है वो कार्रवाई कर दी है। पंचायत की जमीन को लेकर भी सर एक मसला आया, आपने इंक्वायरी मार की है क्या? पंचायत का डिस्प्यूट आपस में क्या है कि सरपंच ने लिख के दिया है कि भाई दूसरी जगह बना लो, एक जो संस्था वो कहती है वहीं बनाएंगे, तो डिस्प्यूट है, उसके लिए इंक्वायरी एसडीएम के अंडर की है हमने। और एक जो हमारा ग्रीवेंसेस कमेटी का जो मेंबर है उसको भी उसमें लगाया ताकि उसका क्लियर आ जाए। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त मोगा से यह अहम खबर सामने आ रही है। कंप्यूटर शिक्षकों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित शिक्षकों ने सीएम खोज यात्रा निकाली है। हाथों में काले झंडे लेकर शिक्षकों ने ये यात्रा निकाली है। रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मोगा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षकों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। तो पंजाब के मोगा से इस वक्त की अहम खबर, आक्रोशित शिक्षकों ने निकाली है सीएम खोज यात्रा। हाथों में काले झंडे लेकर शिक्षकों ने यह यात्रा निकाली है। रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन नजर आया है। कंप्यूटर शिक्षकों के द्वारा ये मांग की जा रही है। कंप्यूटर शिक्षकों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। नियमित किए जाने की मांग को लेकर सीएम खोज यात्रा निकाली है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। होशियारपुर से अगली अहम खबर है। आपको बता दें, मुकेरिया रोड पर पंजाब पुलिस की बस के साथ दुर्घटना हो गई। इस दौरान पुलिस के जवान ड्राइवर गुरमीत सिंह गोपी, जो पुलिस लाइन गुरदासपुर में तैनात थे और गुरदासपुर के गांव अम्मीपुर के रहने वाले थे और जालंधर पीएससी से अपने मुलाजिम साथियों को लेकर गुरदासपुर आ रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी के साथ हादसा हो गया, जिसमें एक महिला कांस्टेबल शालू राणा समेत 3 पुलिस जवानों की मौत हो गई। आपको बता दें, गुरदासपुर के रहने वाले ड्राइवर गुरमीत सिंह का आज उनके गांव अम्मीपुर में सरकारी
सम्मानों से अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रमन बहल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। मृतक कांस्टेबल गुरमीत सिंह की पत्नी कमलजीत कौर ने बताया कि आज उसके बेटे का जन्मदिन था और गुरमीत सिंह ने ड्यूटी जाने से पहले कहा था कि वह जल्दी घर आ जाएगा और साथ मिलकर अपने बेटे का जन्मदिन मनाएगा, लेकिन उसकी मौत की खबर जैसे ही आई घर में कोहराम मच गया। मृतक कांस्टेबल गुरमीत सिंह को अपने पिता की नौकरी मिली थी। मृतक गुरमीत सिंह अपने पीछे बूढ़ी मां, अपनी पत्नी और 1 साल का बेटा और 7 साल की बेटी को छोड़ गया है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆਪਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੀਏਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੇਰੀਆਂ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਪੋਸਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ASI, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਇੰਜਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਹਾਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਏ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਏ, ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਏ, ਰਾਤੀ ਫਟਾਫਟ ਆਏ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਏ, ਜਲੰਧਰ ਚੱਲ ਗਏ ਫੋਰਸ ਲੈਣ। ਹਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ? ਹਾਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬਰਥਡੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ। पटियाला में ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी कुलबीर सिंह टूर ने गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया है। साथ ही ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों के बारे में भी जागरूक किया है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के सदस्यों के साथ मिलकर अभियान चलाया गया है। डीसीपी ने कहा कि घने कोहरे में हादसों को रोकने के लिए गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगवाए गए हैं ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। आज ये रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है, जिसमें आप रिफ्लेक्टर ला के लोगों की जान बचाने वास्ते जिन्हें एक्सीडेंट होते हैं धुंध से वो दूर तो दिखाई दे जाते हैं। आप ट्रैक्टर ट्रालियां से ई रिक्शा से आप गड्डिया से रिफ्लेक्टर ला के इन्हों की मतलब जान की सुरक्षा वास्ते आप काम कर रहे हैं। ये कितने दिन चले? ये 15 जनवरी से 14 फरवरी तक ये मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत असी हर एक जगह मतलब अवेयरनेस कैंप लगाए जाएंगे। जिन्हें असी प्रोग्राम भी भेजा है, वो मंथली प्रोग्राम बना के वो हर सब डिवीजन की मीटिंग करके कहा कि तुम हर रोज़ अवेयरनेस कैंप लगाओ। कैंप लगाने के बाद सारे मतलब अपने जिन्हें भी है उन्होंने जागरूक किया जाए पब्लिक को। बाद तो बाद आप कैंप लगा के सारा ये अगर जान मान की रक्षा वास्ते। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटियाला से है, जहां मुनक के थाना खनौरी के गांव अदना के बीएसएफ जवान राजवीर सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। युवा राजवीर सिंह का उनके गांव अंदाना में सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजवीर सिंह 2003 में सेना में भर्ती हुए थे और बांग्लादेश के मिजोरम में ड्यूटी पर तैनात थे। वह बीती रात छुट्टी लेने गांव आए हुए थे,
छुट्टी लेकर गांव आए हुए थे। बीती रात उन्हें अचानक अटैक आया, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें टोहना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਵਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਬਤਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ट्रेन का टाइम देख रहे जी, मतलब ये भी ट्रेन कितने बजे टवाने पहुँचेगी, बैठे बैठे ही हो गया जी, मतलब एकदम लेट गए और पता नहीं लग गया जी, बेहोश हो गए। हार्ट फेल हुआ जी, हम भतीजा लैके गया जी टवाने, समझ से कोशिश करते डॉक्टर डांस की तैयारी करते। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोगा में बीती रात मोगा डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के पास बने आर्जन बीसों के बूथों से चोरी होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, वहीं चोर अलग अलग 14 बूथों के छतों से 12 एसी के कंप्रेसर और एसी की पाइप चोरी कर ले गए। वहीं चोरों ने बूथों की छतों को भी तोड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं बूथ यूनियन के प्रधान बूटा सिंह और बूथ की मालिक रुपिंदर कौर ने बताया कि बीती रात चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਤੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਤੋੜੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਏਸੀ ਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਚੋਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਚੱਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੱਖੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਟੀ ਵਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਤ ਸਾਡੇ 12 ਏਸੀ ਲੱਥੇ ਆ, 3 ਏਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਥੀਆਂ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ 10-12 ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਾਮਲੂਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੀ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ जो हुई कार्रवाई कर देंगे अपन। देश के बाद में अब छत्तीसगढ़ की खबरों को रुख करते हैं। रायपुर से अहम खबर सामने आ रही है। सुकमा के लिए रवाना हुए सीएम विष्णुदेव साय। आपको बता दें, विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम साय। सुकमा रवाना होने से पहले सीएम ने प्रेस वार्ता भी की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। रामगमन पथ में भ्रष्टाचार को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, पिछली सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसकी जांच कराएंगे। जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री शाह के द्वारा ये बातें कही गई। उन्होंने राम गमन पथ में भ्रष्टाचार को लेकर ये बयान दिया है। तो रायपुर से इस वक्त ये खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पिछली सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, और जो भी लगेगा कि गलत हुआ है उसमें जांच बैठाएंगे और दोषीदार लोगों पर में कार्रवाई होगी। कवर्धा में किसान सम्मेलन है, सुकमा से कवर्धा जाएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांकेर में 11 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। 70 वर्षीय बुजुर्ग ने घटना को अंजाम दिया था। घर में अकेला पाकर बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पखांजूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 55 वर्षीय इस आरोपी ने मासूम बच्ची को 70 वर्षीय बुजुर्ग ने मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। घर में अकेला पाकर बच्ची से दुष्कर्म किया। पखांजूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कांकेर में 11 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की घटना सामने आई है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के पिता स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण देव के पार्थिव देह के अंतिम दर्शन सुकमा स्थित उनके निवास लुम्बिनी हाउस में पहुंचकर किया। उन्होंने स्वर्गीय देव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। साथ ही शोकाकुल परिजनों के प्रति भी शोक संवेदना प्रकट की। इस मौके पर केदार कश्यप, राम विचार नेताम, लता उसेंडी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण और क्षेत्रवासियों ने स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण देव के पार्थिव देह का अंतिम दर्शन कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि सुकमा जमींदार परिवार के सदस्य स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण देव का निधन 104 वर्ष की आयु में जगदलपुर स्थित आवास में बुधवार को हो गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ कोरबा में अवैध धान की तस्करी की सूचना मिलने के बाद मीडिया कर्मियों ने इसकी सूचना खाद्य विभाग के आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग की टीम ने ट्रक द्वारा तस्करी कर लाए जा रहे धान से संबंधित कोई भी जरूरी कागजात न मिलने पर कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कोरबा नगरदा से अवैध धान की तस्करी कर जुनवानी लाया जा रहा था। ट्रक में 118 बोरी धान पाया गया। यही तो गाड़ी में धान गाड़ी नंबर CG11AB2663। कहाँ से लेके आ रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे? नगरदा से ला रहे थे, यहीं जुनवानी। कितने कट्टे धान है? 118 कट्टी। किसके यहाँ लेके आ रहे थे? ये क्या हयात खान। पहले लाए हो? हाँ नहीं है, पहली बार है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पूरे देश को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम अपनी जन्मस्थली पर भव्य और नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में विराजित होंगे। वहीं 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। राम भक्तों और सनातनियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले में स्थित माता शबरी की आध्यात्मिक जन्मभूमि के नाम से सिवरी नारायण को जाना जाता है। माता शबरी ने प्रभु राम को वनवास काल में जूठे वेर खिलाए थे। यहाँ प्रभु राम ने माता शबरी के जूठे वेर खाकर अपने प्रेम से कई संदेश दिए थे। सिवरी नारायण मंदिर परिसर में आज भी वह पेड़ है जिसे कृष्ण वट के नाम से जाना जाता है और इस पेड़ को गमले में रोपण कर अयोध्या नगरी ले जाया जा रहा है, जहाँ इसे मंदिर में रोपण किया जाएगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। सिवरी नारायण नगर जो है ये दंडकारण्य क्षेत्र में आता है। भगवान राम वनवास काल के दौरान यहाँ आए थे और माता शबरी से जूठे बेर खिलाए थे। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ के 35 लाख यदुवंशियों की तरफ से हमारे क्षेत्र के जो मीठे बेर हैं वो राम लला को अर्पण करने अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। जय श्री राम। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 500 साल बाद ये सौभाग्य हम भारत देशवासियों को हुआ है कि अयोध्या में श्री भगवान राम जी की स्थापना हो रही है। और ऐसा काल्पनिक कहा गया है कि भगवान श्री राम और हमारे सिवरी नारायण में आकर और माता शबरी जी के जूठे बैर खाए हैं। तो हम लोगों ने ऐसा आह्वान किया अपने साथियों के साथ कि हम ये बैर लेकर और अयोध्या जाएंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खुशहाली का माहौल बना हुआ है। आज अयोध्या धाम में राम जी की मूर्ति के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उसी को देखते हुए अंबिकापुर में शिव चर्चा के महिलाओं के द्वारा पटेल पारा दुर्गा मंदिर से गांधी चौक दुर्गा मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में राम जी के गानों के साथ सभी महिलाएं नाचती नजर आईं और साथ ही राहगीरों व दुकानदारों को 22 जनवरी को होने जा रही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी दिया। दुर्गा मंदिर में भंडारा भी इस अवसर पर कराया गया। हम जान रहे हैं पूरे भारतवर्ष में अभी खुशहाली का समय है कि 500 सालों बाद राम जी अपने घर लौट रहे हैं अयोध्या, जो कि प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है 22 तारीख को किया जा रहा है। आज जैसे कि आज श्री राम जी की मूर्ति के साथ एक शोभा यात्रा निकाला गया है अयोध्या में। उसी को देखते हुए हमारे अंबिकापुर में शिव चर्चा संघ के कुछ महिलाओं के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाला गया। तो आइए हम इनसे एक बार बात करते हैं। तो आज का यात्रा क्या था और किस लिए था? आज का यात्रा मैं तो पहले जय श्री राम बोलूँगी। मेरा नाम सत्या गुप्ता, पटेल पारा अंबिकापुर से हूँ और मैं एडवोकेट हूँ और मैं शिव चर्चा ग्रुप से अध्यक्ष भी हूँ। शिव चर्चा ग्रुप के सभी महिलाओं से हम लोग चर्चा किए
कि हम लोग चलिए शोभा यात्रा निकालेंगे, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, उसके उपलक्ष्य में। तो सब बहनों ने मेरा सहयोग किया और सब मिलकर हम लोग बहुत अच्छे से शोभा यात्रा निकाले। पूरा पटेल पारा दुर्गा मंदिर से होकर हम लोग गांधी चौक दुर्गा मंदिर तक गए, वहाँ से रेडियो स्टेशन होते फिर से वापस आए और दुर्गा मंदिर पे, पटेल पारा दुर्गा मंदिर पे वापस आए और यहाँ भव्य भंडारा हुआ और शिव चर्चा भी चल रहा है और बहुत खुश हैं हम लोग। हमारे श्री राम प्रभु 500 वर्षों बाद हमारे अयोध्या में लौट कर आ रहे हैं, बहुत खुशी का बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। 22 तारीख को आप लोग किस प्रकार से मनाएंगे? दिवाली जैसे हो रहा है। 22 तारीख को हम लोग देखिए दीपावली के रूप में मनाएंगे। हम लोग शोभा यात्रा निकाल कर सबको जागरूक किए कि सब कोई दिवाली की तरह दीप जलाए और प्राण प्रतिष्ठा में सब खुशियां मनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी बहुत खुश हैं कि दिवाली हम 500 साल बाद बहुत बड़ा दिवाली मनाने जा रहे हैं। तो मैं विकास गुप्ता, के न्यूज़ सरगुजा। अगली खबर कबीरधाम जिले से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कबीरधाम जिले के वोटला विकासखंड के ग्राम कुसुमघटा स्थित हेलीपैड पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों साथ ही ग्रामीणजनों द्वारा उनका आत्मीयता से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद साय का ये पहला कबीरधाम का आगमन है। मुख्यमंत्री साय यहां किसान सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप एवं पवन साय उपस्थित रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रायपुर में वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी आगामी बजट हेतु समस्त व्यापारी संगठनों एवं इकाइयों से रूबरू होकर प्रभावी बजट के लिए सुझाव देने के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस संबंध में चैम्बर के युवा अध्यक्ष शंकर बजाज ने कहा कि वित्त मंत्री पहली बार चैम्बर भवन आए हैं। वित्त मंत्री सलाह और सुझाव लेने के लिए चैम्बर भवन आए हैं। मंत्री ओपी चौधरी पहले कलेक्टर भी रह चुके हैं। उनको व्यापार के बारे में बहुत अच्छा अनुभव है। हम उनको बहुत उम्मीद से विज्ञापन सौंपेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से अच्छे रास्ते और अच्छे सुझाव निकल कर हर व्यापारी की उन्नति करेंगे। युवा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शंकर बजाज जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आज चैम्बर भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, किन मुद्दों को लेकर बैठा गया और मंत्री क्या हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री ये हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है के न्यूज़ में शंकर भैया जी। और ये बताइए आज बैठक का आयोजन है, किन मुद्दों को लेकर बैठक चल रही है? बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई। एक्चुअल में प्रथम बार हमारे ओपी चौधरी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चैम्बर भवन में आए हैं। वो मेन उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ का बजट आने वाला है, इसलिए वो एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के कारण वो सलाह और सुझाव लेने के लिए चैम्बर भवन आए हैं। और हम सब व्यापारी मिलके उम्मीद करते हैं सर से कि पहले भी कलेक्टर रहे थे, कमिश्नर भी रहे थे, उन्हें बहुत अनुभव है व्यापार के बारे में, व्यापारियों के बारे में। तो हम बहुत उम्मीदों से उन्हें अपने विज्ञापन सौंपेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो उसके बहुत अच्छे रास्ते और अच्छे सुझाव निकाल के हर व्यापारी की उन्नति करेंगे। चैम्बर किट का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है, घर घर अयोध्या वाला, वो क्या है आयोजन है? नहीं, ये हमारे चैम्बर के पूरे हर व्यापारियों का मन में श्री राम जी बसे हुए हैं। 22 तारीख को हर एसोसिएशन में पूजा अर्चना, भंडारे और बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं और ये पूरे भारत देश में हो रहा है। यहाँ पे केट में भी हो रहा है, चैम्बर द्वारा भी हो रहा है। हर व्यापारी के दिल में बसे हुए श्री राम और 500 वर्ष के बाद श्री राम जी आ रहे हैं, तो सभी व्यापारी खुश हैं। और एक्चुअल दिवाली हमारी 1 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है 22 तारीख को। एक्चुअल दिवाली आज है, 22 तारीख को है। तो आप सबसे निवेदन है व्यापारी होने के नाते उस दिन अवश्य दिवाली के समान त्यौहार मनाएं। चैम्बर केट ने अनाउंस किया है कि प्रत्येक घर अपन लोग दीप जलाएंगे, झंडा वितरण करेंगे, गमछा वितरण करेंगे, पटका वितरण करेंगे, और भी कुछ सामग्री वितरण करेंगे। ऐसे केट ने और चैम्बर ने आयोजन किया है। बिल्कुल, हमारे हर एसोसिएशन के द्वारा, केट के द्वारा हर घर ध्वजा लहराएगा, हर घर ज्योत जलाएगा। ये एक कार्यक्रम लेके जा रहे हैं और बैनर पोस्टर जो हमारे श्रद्धा और मन में जितनी शक्ति उतनी भक्ति के हिसाब से कर रहे हैं। और सब व्यापारी बड़े खुश हैं कि 22 तारीख को हमारे श्री राम प्रभु जी अयोध्या में मंदिर में आ रहे हैं। तो सबके मन में एक उमंग और ललक है। मेरे साथ युवा चैम्बर के प्रदेश अध्यक्ष शंकर बजाज जी थे। उन्होंने बताया कि आने वाले 22 तारीख को जो दिवाली मनाई जाएगी भारत में, उसमें 1 लाख करोड़ का बजट है व्यापार का। कैमरामैन गोविंदा के साथ सागर बत्रा, रायपुर, के न्यूज़।
देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिपीठ के जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने की न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। देश ही नहीं विश्व का हर सनातनी सुखद अनुभूति कर रहा है। यूपी सरकार और केंद्र सरकार अयोध्या में लगातार विकास कार्य कर रही है। हिंदू धर्म और संत को अपमानित करने वाले विधर्मी हैं, उनका जवाब सिर्फ एक मच्छर की तरह से होना चाहिए। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में भी धर्म की विजय होगी। 22 तारीख को रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य देखेंगे। एक लंबा सफ़र जो रहा, जो अयोध्या ने कई ऐसे रंग और रूप देखे हैं, उनको देख के आज अब वो मन में खुशी, लोगों के जो श्रद्धालु हैं उनको लगता है कहीं न कहीं रामलला का जो है हमारा सपना साकार हुआ। हाँ, निश्चित रूप से 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अपने भव्य दिव्य प्रासाद में विराजमान हो रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि आस्था और संस्कृति का मानबिंदु की प्रतिष्ठा भी हो रही है। और 22 तारीख से बहुत कुछ बदल जाने वाला है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की आभा, यहाँ की प्रभा और पूरे दुनिया में राम राज्य की जो परिकल्पना है उस राम जन्मभूमि से प्रारंभ होने वाली है। तो 22 तारीख को केवल एक मूर्ति और केवल प्रतिष्ठा नहीं होने वाली है। मुझे लगता है कि जो राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना है उसको भी यहाँ से साकार करेंगे और पूरे विश्व को जो राम राज्य की एक अवधारणा थी, जो सब सुखी हों, सब दरिद्रता से दूर हों, सब में आपस में प्रेम हो, उसी की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए 22 तारीख के इस लंबे संघर्ष के बाद मुझे लगता है 550 वर्षों के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देखना इस वर्तमान पीढ़ी के जितने लोग हैं उनके लिए स्वर्ग और वैकुंठ की कामना की जैसी है। जी बिल्कुल, देखिए महाराज जी, उसी में एक बात होती है अयोध्या के विकास की। अगर अयोध्या की विकास की बात की जाए तो अयोध्या का विकास हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। आप देखिए, एयरपोर्ट है इस अयोध्या में, सबसे बड़ा विकास और कनेक्टिविटी ही किसी भी पर्यटन स्थल को बढ़ावा देती है। इतना सुंदर रेलवे स्टेशन और यहाँ एयरपोर्ट और सड़कों का निर्माण। और आप अयोध्या में देखिए, सुबह उठिए तो कुछ और, शाम को उठिए तो और, दोपहर को उठिए तो और, नित्य नूतन अयोध्या बन रही है। और विकास के मानक पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उससे ज़्यादा अयोध्या में विकास हो रहा है और चारों तरफ विकास की गंगा अयोध्या में बह रही है। जी महाराज जी, इसी कड़ी में बात करेंगे। अयोध्या तो अब जो सपना साकार हो रहा है, काशी और मथुरा की भी अब चर्चा होने लगी है। हाँ, निश्चित रूप से वो तो होनी ही है। मुगलों ने जितने हमारे मंदिरों को गिरा करके और उस पर अपनी मस्जिदें तामीर की है, अब हमारा शासन, हमारी सत्ता और हमारी संस्कृति का समय आया है, तो निश्चित रूप से हम काशी लेंगे, हम मथुरा लेंगे। और इतने ही नहीं, हम 30,000 मंदिर हमारे पूरे भारत में हैं जिनको मुगलों ने गिरा करके और वहाँ मस्जिदें तामीर की थी। धीरे धीरे हमारा सनातन धर्म और हमारी संस्कृति ऐसी पुष्ट होती रही, तो 3 नहीं 30,000 मंदिरों को लेकर के राम राज्य को फिर से भारत में स्थापित किया जाएगा। महाराज जी, कहीं जब बात होती है, अभी हाल ही में चर्चा हुई अयोध्या में जब श्री रामलला विराजमान होंगे, तो कुछ राजनीतिक ऐसी पार्टियां भी थी जो कई बार जो है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री या संत महात्माओं को कई बार जो है उन्होंने आरोप और प्रत्यारोप भी लगाया। ठीक है, लगाते रहते हैं, उनका काम है लगाना। मुझे लगता है कि ऐसे छोटे मोटे ये लोग मच्छर हैं जो बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव डालने वाले नहीं है। और इन लोगों की बातों को मुझे लगता है ध्यान देना और इन पर कोई अपनी टिप्पणी देना, इन लोगों को बड़ा करना है। इस आनंद समुद्र के हिलोरों में पूरी दुनिया आनंद ले रही है और पूरी दुनिया को आनंद लेना है। 2, 4, 5 लोग रहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। महाराज जी, सिर्फ एक सवाल कि 1990 में कार सेवा जो लोगों ने किया, अपने प्राणों की आहुति भी दी, क्या अब घाव धीरे धीरे वो भरेगा? निश्चित रूप से भरेगा। मुझे लगता है कि संघर्ष जितना प्रबल था उससे ज़्यादा आज का दिन और आनंद रूप में है। रुक रहे हैं अगली खबर का। अयोध्या में जगह जगह राम कथा का आयोजन हो रहा है। श्रद्धालु कथा का आनंद ले रहे हैं। भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालु झूमकर, नाच गाकर इस मस्ती में सराबोर हो रहे हैं। 22 दिसंबर को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और अपने घर में होंगे। उसकी खुशी में अयोध्या में चारों तरफ आप देखिए श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। और उसी में आप देखिए जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भजन कीर्तन के सामने नाचते हुए कथा सुन रहे हैं और भजन कर रहे हैं। उसी
साहब अपने में एक मस्त एक जो धुन में वो सके जो भजन हो रहा है, जो कीर्तन हो रहा है, जगह जगह आपको तमाम ऐसे भक्त इस अयोध्या नगरी में मिल जाएंगे जो 22 जनवरी को जब रामलला यहाँ पे विराजमान होंगे। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।